हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस गणित के पाठ्य योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे गणित विषय की पाठ्य योजना और विषय है अंक गणित। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं गणित विषय की पाठ्य योजना संख्या 9 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा है 7, विषय है गणित, प्रकरण है तो आज का प्रकरण है लाभ हानि। अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप गणित विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उपविषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे छात्रों की तर्क शक्ति, विचार शक्ति एवं कल्पना शक्ति में वृद्धि करना। तीसरा पॉइंट लिखेंगे छात्रों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता बताना। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को गणित के ज्ञान द्वारा व्यवहारिक कुशलता उत्पन्न करना। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्रोध्यापक के द्वारा बच्चों को पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसमें मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे छात्र क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे छात्र क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर समझ सकेंगे। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र लाभ हानि पर आधारित प्रश्नों को कुशलतापूर्वक हल कर सकेंगे। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन विधि तथा निगमन विधि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है। जैसे कि देखिए, चौक, डस्टर, शैम्पर, संकेतक, चार्ट पेपर इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र छात्रा लाभ तथा हानि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी पाठ्य योजना का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसमें आपको कुछ बातों में ध्यान रखना होगा, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न जो है आसानी से बन जाएगा। ठीक है। तो प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्राध्यापिका क्रियाकलाप और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है। इसमें प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे। छात्राध्यापक पहला प्रश्न करते हैं, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे? उत्तर देते हैं क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है। उसके बाद छात्राध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे क्या कहते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है। उसके बाद छात्राध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, यदि एक वस्तु 100 रुपये में खरीद कर 105 में बेची तो फायदा होगा या नुकसान। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं फायदा होगा। ठीक है। उसके बाद छात्राध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, इस फायदे नुकसान को गणित की भाषा में क्या कहते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं लाभ हानि कहते हैं। ठीक है। उसके बाद छात्राध्यापक 5वां प्रश्न करते हैं, लाभ हानि को विस्तार से समझाएं।
तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, या फिर जो भी उत्तर देते हैं वो अस्पष्ट उत्तर होता है। तो ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज को अच्छे से समझाएं बच्चों को। इसके बाद तुरंत ही आप पाठ की घोषणा करेंगे और कहेंगे, बच्चों आज हम लाभ और हानि के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरे कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप यानी कि इसमें क्लासरूम में छात्र छात्रा क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपाठ कार्य। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे लाभ, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो तो उनके अंतर से प्राप्त धनराशि को लाभ कहते हैं। लाभ शुद्ध आय होती है जो विक्रय मूल्य से प्राप्त होती है। लाभ को मुनाफा भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे लाभ ज्ञात करने का सूत्र। तो पहला में लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखेंगे यदि लाभ और क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र है विक्रय मूल्य बराबर लाभ जोड़ क्रय मूल्य। ठीक है, और यदि विक्रय मूल्य और लाभ दिया हो और क्रय मूल्य निकालने दिया हो तो क्रय मूल्य निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य घटाव लाभ। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और श्यामपाठ कार्य पर छात्र अध्यापक जो भी लाभ से संबंधित सूत्र बताए वो श्यामपाठ कार्य पर लिखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग देंगे लाभ ज्ञात करने का सूत्र। पहला में लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य, दूसरा में लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर लाभ जोड़ क्रय मूल्य, और तीसरा में लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य घटाव लाभ। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे आदर्श प्रश्न, और छात्र अध्यापक लाभ से संबंधित एक प्रश्न सॉल्व करके बच्चों को समझाएंगे। तो देखिए प्रश्न है, राम किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीद कर उस वस्तु को 150 रुपये में बेच देता है, तो राम ने कितना मुनाफा कमाया? तो देखिए इसका हल लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है? क्रय मूल्य दिया है 120 रुपये, विक्रय मूल्य दिया है 150 रुपये। तो निकालने के लिए क्या दिया है? लाभ निकालने दिया है। तो लाभ सूत्र से क्या हो जाएगा? लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया है 150 रुपये और क्रय मूल्य दिया है 120 रुपये, तो क्या हो जाएगा? 150 घटाओ 120। तो राम ने कितना मुनाफा यानी लाभ कमाया? 30 रुपये कमाया। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, और श्यामपाठ कार्य पर छात्र अध्यापक जो प्रश्न सॉल्व किए उसे श्यामपाठ कार्य पर भी लिखेंगे। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे अभ्यास प्रश्न, और छात्र अध्यापक छात्रों के लिए एक प्रश्न देंगे जो कि छात्र स्वयं ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न देते हैं, अनीता एक घड़ी 500 रुपये में खरीद कर 550 रुपये में बेच दी, उसे कितना लाभ हुआ? तो छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर इसका हल लिखेंगे। दिया है क्रय मूल्य 500 रुपये, विक्रय मूल्य 550 रुपये, इसलिए लाभ निकालना है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के स्थान पर 550 रुपये लिखेंगे और क्रय मूल्य के स्थान पर 500 रुपये। ठीक है, तो लिखेंगे 550 घटाओ 500 बराबर 50 रुपये। ठीक है, और श्यामपाठ कार्य पर भी इसे लिखेंगे। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रही है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, लाभ किसे कहते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो जाता है तो उसे लाभ कहते हैं। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, लाभ ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे हानि, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं,
यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम हो तो उनके अंतर से प्राप्त धनराशि को हानि कहते हैं। हानि विक्रय मूल्य से प्राप्त होती है। हानि को घटा भी सकते हैं। विक्रय मूल्य कम होने पर हानि होती है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हानि ज्ञात करने का सूत्र। पहला में लिखेंगे हानि बराबर क्रय मूल्य घटाव विक्रय मूल्य, ठीक है। और यदि हानि दिया हो और क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य घटाव हानि, ठीक है। और यदि हानि दिया हो और विक्रय मूल्य दिया हो तो क्रय मूल्य निकालने का सूत्र है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य जोड़ हानि, ठीक है। उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट कार्य पर छात्राध्यापक जो हानि ज्ञात करने का सूत्र बताए वो श्यामपट कार्य पर भी लिखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग देंगे हानि ज्ञात करने का सूत्र। पहला में लिखेंगे हानि बराबर क्रय मूल्य घटाव विक्रय मूल्य। दूसरा में लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य घटाव हानि। तीसरा में लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य जोड़ हानि, ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे आदर्श प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक हानि से संबंधित एक प्रश्न छात्रों को समझाएंगे, ठीक है। तो प्रश्न देते हैं मोहन एक सेब का टोकरी 300 रुपये में खरीद कर 285 रुपये में बेच देती है, तो मोहन की हानि ज्ञात कीजिए। तो हल लिखेंगे दिया है क्रय मूल्य 300 रुपये विक्रय मूल्य 285 रुपये, इसलिए हानि सूत्र से हानि बराबर क्रय मूल्य घटाव विक्रय मूल्य बराबर 300 घटाव 285 बराबर 15 रुपये, ठीक है। यानी कि मोहन की हानि कितना हुई? 15 रुपये। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक समझेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, ठीक है। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो प्रश्न का सॉल्व किए वो श्यामपट कार्य पर भी लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि छात्र अध्यापक इस प्रश्न को श्यामपट पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे अभ्यास प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक छात्रों के लिए हानि से रिलेटेड एक प्रश्न देंगे जो छात्र स्वयं ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्न देते हैं रहीम ने एक घड़ी 950 रुपये में खरीद कर 845 रुपये में बेच दी, उसे कितना हानि हुई? चूंकि ये छात्र छात्रा सॉल्व कर रहे हैं तो छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। हल दिया है क्रय मूल्य 950 रुपये विक्रय मूल्य बराबर 845 रुपये, ठीक है। तो हानि सूत्र से हानि बराबर क्रय मूल्य घटाव विक्रय मूल्य बराबर 950 घटाव 845 बराबर 105 रुपये, ठीक है। यानी कि रहीम को कितनी हानि हुई? 105 रुपये की हानि हुई। और श्यामपट कार्य पर भी इसे लिख दीजिएगा। आप वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रही है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं जब वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो क्या होता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं हानि होती है, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं हानि ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं हानि बराबर क्रय मूल्य घटाव विक्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति छात्र केंद्रित होता है। इसमें मिनिमम एक या दो प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करेंगे लाभ किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न करेंगे हानि ज्ञात करने का सूत्र बताइए, ठीक है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया ये जानने के लिए इसमें मिनिमम एक या दो प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं हानि क्या होता है। दूसरा प्रश्न करते हैं यदि एक दुकानदार एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है तथा 1500 रुपये में बेचता है तो उसे कितना रुपये का लाभ होगा। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर रिवाइज करने का मौका मिले और आप उन्हें अच्छे से चेक भी कर सके। इसमें भी मिनिमम एक या दो प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न करेंगे राम ने एक कंप्यूटर 25,000 रुपये में खरीद कर 31,000 में बेच दिया, उसे कितना लाभ होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।